ठीक है, चलो शुरुआत करें। इसके पहले का हम लोग पढ़ चुके हैं बिलियन। बिलियन किसे कहते हैं, बिलियन के प्रकार पढ़े हैं। बिलियन के प्रकार के बाद बच्चों बिलियन की सांद्रता पढ़े। बिलियन की सांद्रता दो से रिलेटेड थी, एक द्रव्यमान से संबंधित, दूसरा आयतन से संबंधित। जो आयतन से संबंधित है वो टेम्परेचर पर क्या करती है, डिपेंड करती है, ठीक है, निर्भर करती है, मतलब टेम्परेचर बदलने पर ये क्या हो जाएगा, बदल जाएगा। लेकिन जो द्रव्यमान से संबंधित है वो टेम्परेचर बदलने पर बदलता नहीं है, यही है ना, ठीक है। इसके बाद वो बिलियन की सांद्रता की जो पद हैं बताए थे उसमें कौन कौन बता दिए, द्रव्यमान, द्रव्यमान प्रतिशत, जिसे 60 में क्या बोल रहे थे, द्रव्यमान प्रतिशत। इसके बाद आयतन, आयतन प्रतिशत, 60 में क्या बोल रहे थे, आयतन प्रतिशत। फिर तीसरा शायद पढ़े हैं द्रव्यमान आयतन प्रतिशत, ठीक है, जिसको 60 में वेट बाई वॉल्यूम परसेंटेज। तो कितने का टर्म कंप्लीट कर लिए हैं, 3, वेट बाई वेट, वेट बाई वेट, वॉल्यूम बाई वॉल्यूम और वेट बाई वॉल्यूम परसेंटेज। ये तीनों फार्मूले एक जैसे थे, क्लियर है। लेकिन आज का जो टॉपिक है महत्वपूर्ण है, इंपॉर्टेंट है। उसी बिलियन की सांद्रता के पद में से आज का जो टॉपिक है मोल अंश, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, मोल प्रभाज बोलते हैं, मोल फ्रैक्शन भी बोलते हैं इंग्लिश में। समझ में आया। यहां से परीक्षा में प्रश्न पूछता है बोर्ड में कि मोल प्रभाज निकालिए, मोल अंश निकालिए। तो मोल अंश को समझने से पहले हमको मोल आना चाहिए। मोल के बारे में क्या जानते हो तुम लोग, मोल क्या होता है, मोल का मतलब क्या है बताओ मुझे। इसमें बोला हूं मोल, तो इसका मतलब क्या दिमाग में, इस दिमाग में क्या आ रहा है, मोलों की संख्या दिमाग में आ रहा है। तेरे दिमाग में क्या आ रहा है बता, कुछ है, तू बता निशा। मोल अंश में जो मैं सिर्फ मोल बोल रहा हूं तो मोल का मतलब क्या समझ पा रहे हो। अगर मैं सिर्फ बोलूं मोल तो मोल का मतलब क्या है, तू बता। इधर नीतू, मोल का मतलब क्या समझ रही है तू। दिमाग में कुछ बना, गलत हो चाहे सही, दिमाग कुछ तो बन रहा होगा। मोल में बोल रहा हूं, मोलों की संख्या दिमाग में आ रहा है, मैं सिर्फ मोल बोल रहा हूं, मोल का मतलब क्या होता है तू बता। इधर मोल का मतलब क्या है। हमको लग रहा है कि मोल अंश को पढ़ने जा रहे हैं और मोल ही हमको नहीं आ रहा है कि नहीं है। तो हमको लगता है मोल भी बताना पड़ेगा। अगर तुम लोग मोल बताते सब लोग तो हम मोल अंश से ही शुरुआत करते। अच्छा हुआ कि पूछ लिए हैं। और चूंकि ये तो मोल तो पहले का भी पढ़े हुए हैं, क्लास 11 केमिस्ट्री के फर्स्ट लेसन में ही मोल आता है, मोल कॉन्सेप्ट। तो मोल कॉन्सेप्ट इतना बड़ा लेसन, इतना अच्छा टॉपिक, इतना स्कोरिंग जो होता है, और वहाँ इसे मोल नहीं आ रहा है, तो इसका मतलब मोल पढ़ना चाहिए हमें। फिर से नहीं पढ़ेंगे, बस मोल के बारे में थोड़ा जान जाते हैं, ठीक है। देखिए मोल एक संख्या होता है, मोल एक क्या होता है, संख्या होता है। जैसे एक दर्जन का मतलब होता है 12 वस्तु होता है ना, वैसे ये भी एक संख्या को रिप्रेजेंट करता है। मैं बोला हूं मोल, जैसे मैं कहता हूं 1 दर्जन केला लेते आना, तो 1 दर्जन केला का मतलब क्या हुआ, 12 केले लेकर आना है, ठीक है। मैं कह रहा हूं 2 दर्जन केला, तो 24 केले लेकर आने हैं। फिर बोलते नहीं आलपिन होता है, 5 दर्जन आलपिन लेकर आना, 5 दर्जन, तो मतलब कितना हो गया, 12 पचे 60, कितना पिन लगेगा उसमें, 60 पिनों की संख्या हो गई। समझ पा रहे हो तुम लोग। तो ये एक संख्या को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो केमिस्ट्री में क्या होता है, अरे भाई हम लोग अणु परमाणु की बात करते हैं। हाँ, कोई मान लीजिए कोई द्रव्यमान ले लेते हैं, 5 ग्राम, 10 ग्राम, 25 ग्राम, 50 ग्राम, और ये प्रश्न पूछा जाता है कि बताओ कि उसमें कितने परमाणु हैं। मोल कॉन्सेप्ट में यही सब प्रश्न पूछे जाते थे ना, कि मैं 50 ग्राम कोई दे दिया तो लो 50 ग्राम सोडियम क्लोराइड है, अब मैं कहूँ चल बता इनमें को सोडियम के परमाणु हैं, चाहे क्लोरीन के परमाणु हैं, या सोडियम क्लोराइड के परमाणु हैं, अणु हैं, कुछ भी पूछा जा सकता है। तो कैसे तुम लोग निकालते थे, इसको डिटेल्स में पढ़ने के बाद हम वहां से सूत्र बताए थे, और मोल को यह समझाए थे कि मोल एक संख्या होता है। चूंकि
परमाणु बहुत छोटे छोटे होते हैं, अणु बहुत छोटे छोटे होते हैं, तो अगर मैं 50 ग्राम भी अगर दे दूंगा ना, उसमें कितने परमाणु, बहुत ज्यादा परमाणु आ जाएंगे। तो क्या हम 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 गिनेंगे तो गिनते रह जाएंगे। उसके लिए एक कॉन्सेप्ट बनाया गया है मोल। आपको बताए थे उस समय, अभी धीरे धीरे याद आ रहा होगा कि एक मोल जो होता है, जैसे एक मोल होता है वह 6.022 गुणे 10 के पावर 23 नंबर के क्या होता है, बराबर होता है। क्लियर हुआ? अगर इतनी संख्या अगर कुछ हो जाती है तो उसे बोलते हैं एक मोल। ये कैसे होता है, परिभाषा और भाषा उसके बीच में डिटेल्स पूरी कहानी बाद में पहले पढ़ चुके हैं मोल कॉन्सेप्ट में, तो वो थोड़े ना पढ़ेंगे, लेकिन मोल को समझना होगा यहाँ पर। ठीक है, तो मोल का मतलब क्या समझे कि मोल एक क्या है बच्चों, नंबर है। नंबर बोले तो एक संख्या को रिप्रेजेंट करता है, जैसे दर्जन वर्जन रिप्रेजेंट करता है संख्या को, वैसे ये मोल भी संख्या को ही रिप्रेजेंट करता है। अगर मैं कहूं कि एक मोल तो मतलब 6.022 गुणे 10 के पावर कितना, 23। इतने जब हो जाएंगे नंबर कोई तो उसे बोलेंगे एक मोल हो गया। मतलब अगर समझो कि अगर अभी सीजन किस चीज का चल रहा है, सीजन किस चीज का चल रहा है, सीजन हाँ ठंडी का चल रहा है, बढ़िया है। खाने पीने में बताइए, इस समय क्या मिल रहा है जी? इस समय कुछ नहीं मिलता है खाने पीने में, क्या मिलता है बता? अगर मान लो किसी सीजन में अगर एक मोल अगर केला इस जिले में गिरवा दिया जाए, समझ पूरा जिला खा लेगा, अब बच भी जाएगा, क्योंकि इतना केला का मतलब यहाँ पर एक मोल केला का मतलब समझ रहे हो, इतनी केले गिन कर बताओ कितना होगा, गिनते रहो, गिन कर बताना। तो फील के लिए मैं बता रहा हूं बहुत बड़ी संख्या होती है एक मोल। तो अगर मैं कभी कहूं कि एक मोल तो मतलब इतनी संख्या, मैं कहूं 2 मोल इसी की 2 गुनी संख्या, मैं कहूं 3 मोल इसी की 3 गुनी संख्या। तो मोल समझ में आया? मोल के 3 फार्मूले बताए रहे होंगे वहां पर, 3 फार्मूले। लेकिन यहां पर अब जो पढ़ने जा रहे हैं क्लास 12th में, इसमें जो है कि ज्यादातर जो यूज होने वाला है कौन सा, मोल बराबर मास अपान मोलर मास, मास अपान मोलर मास। मतलब इसको क्या बोल देंगे, द्रव्यमान बटे आणविक द्रव्यमान। लो अब एक और चीज आ गया, हाँ तो आज बेसिक ही पढ़ेंगे लग रहा है, आणविक द्रव्यमान। आइए हो गया हम लोग मोल। तो मोल बराबर द्रव्यमान बटे आणविक द्रव्यमान, इंग्लिश में मोल बराबर मास अपान मोलर मास। अब सुनो, ठीक है, द्रव्यमान का मतलब वही मैं कहूँ ना, चलो बताओ कि मैं तुमको दे दिया कि लो 500 ग्राम सोडियम क्लोराइड है, एग्जाम्पल के तौर पर मैं कहूँ कि लो समझाने के लिए इस बात को मैं कहूँ लो 500 ग्राम सोडियम क्लोराइड है। चल बता इसमें सोडियम क्लोराइड के कितने मोल होंगे, कितने मोल होंगे, चलिए इसको बता। तो कैसे निकालेगा तुम लोग, तो अभी सूत्र बताएं, मोल बराबर मास अपान कितना, मोलर मास। अब सुनो, तो यहां से अगर हम मोल निकालेंगे तो बता यही है मास जो दिया गया है, कितना ग्राम, 500 ग्राम। तो यहां पर रखेंगे कितना, 500 ग्राम। क्लियर हो रहा है? अब बटे मोलर मास कैसे निकालते हैं, एक और आ गया मामला, मोलर मास कैसे निकालते हैं। तो मोलर मास निकालने के लिए आपको प्रत्येक परमाणु का एटॉमिक मास याद होना चाहिए, समझ में आ रहा है, एटॉमिक मास याद होना चाहिए। जैसे कहूं कि मोलर मास निकालिए किसका, सोडियम क्लोराइड का, तो बच्चों सोडियम का कितना होता है 23 और क्लोरीन का कितना होता है 35.5, तो कितना हो गया 58.5। तो ये जो निकला है क्या निकला है, मोलर मास निकला है। समझ पाए तुम लोग? तो हमें मोल बताना होगा तो 500 बटे क्या करना पड़ेगा 58.5। अब इसे हल करेंगे तो क्या मिलेगा आपको, मोल मिलेगा। बात समझ पा रहे हो? ये बहुत जरूरी है आना, अगर ये छोटी छोटी चीजें आएगा नहीं ना, समझ जाओ कि इसी पर आधारित मोल अंश पर चाहे और भी जितने न्यूमेरिकल आएंगे कंसंट्रेशन टर्म में बहुत ज्यादा इसका यूज होने वाला है मोल का। तो ध्यान से जो है कि क्या निकालना पड़ेगा, मोल निकालना पड़ेगा। तो मोल का फार्मूला याद होना चाहिए, आणविक द्रव्यमान समझ में आना चाहिए, ये भी समझना चाहिए कि द्रव्यमान दिया है कि मोलर मास दिया है। बस समझ पा रहे हो? जैसे मैं यहीं पर कह दूं, एक काम कर लो कि 20 ग्राम यूरिया दिया जा रहा है आपको, या मान लो कि कोई दूसरा H2SO4 दिया जा रहा है, लो 20 ग्राम H2SO4 है। चल बता कि इसमें कितने मोल होंगे H2SO4 के,
इसमें अच्छा, इसमें भी बहुत सारी गहराइयां हैं, लेकिन मैं सवाल वो बता नहीं रहा हूं क्योंकि टॉपिक दूसरा है, इसलिए डिटेल्स में नहीं जा रहे हैं। तो 20 ग्राम H2SO4 में मैं सिर्फ पूछ रहा हूं H2SO4 का मोल कितना होगा, मैं सिर्फ मोल पूछ रहा हूं। तो बताओ मोल कैसे निकालेंगे, तो द्रव्यमान बटे आणविक द्रव्यमान। तो द्रव्यमान जो है कि कितना में कर दिया, 20 ग्राम में 20 कर दिया। अब तुझे H2SO4 का क्या निकालना होगा, मोलर मास निकालना होगा, आणविक द्रव्यमान निकालना होगा। कैसे निकालेंगे, अब जरा देख, H2SO4 क्लियर है। अब देखो यहां से हाइड्रोजन का कितना मास होता है, 1, कितने हाइड्रोजन है, 2, 2 एक कम 2, तो 2 हो गया। सल्फर का कितना होता है, 32, हाँ 32 होता है, तो यहां पर रखेंगे कितना, 32। ऑक्सीजन का कितना होता है, 16, 16 चौक 64, क्योंकि एक ऑक्सीजन का 16 है तो 4 ऑक्सीजन का 64 हो जाएगा, तो हो गया यहां पर 64। अब सुनो कुल कितना हो गया, 60, 30, 90, 90, 4 94, 96, 2 98, कितना हो गया यहाँ पर 98। तो 20 में 98 का भाग देंगे तो क्या निकल कर आएगा, मोल निकल कर आएगा। बात समझ पाए कि नहीं, तो इस तरह से सुनो। अभी तो मान लो शुरुआत है ना, तुम लोग यही कारण है ना जो है कि उसमें मोल कॉन्सेप्ट में जब तुम लोग कॉन्सेंट्रेशन टर्म पढ़े थे पिछली साल, तो उसमें जो है कि ये सब फिर आया था, वैसा ही सवाल लगने जा रहा है, वैसा ही होगा, बिल्कुल कॉमन चीज है। लेकिन जानते हो तुम लोग अभी शायद इसमें फंसोगे जो है कि इसका मोलर मास निकालोगे। जैसे मैं कहूँ कि H2SO4 है ना, तो तुम लोग मोलर मास निकालोगे, हाँ कहो जो है कि 2 लिखोगे फिर गुणा करोगे निकालोगे। लेकिन जानते हो एवरेज, जो एवरेजन स्टूडेंट होते हैं, एवरेज में कर रहा हूँ, टॉपर की बात नहीं कर रहा हूँ और लोअर स्टैंडर्ड की बात नहीं कर रहा हूँ, जो एवरेज स्टूडेंट है उस सीधे जो है कि निकाल बैठते हैं, पहले ही से याद हो गया, एक बार याद हो गया, क्योंकि वही बार बार रिपीट होता है। वही जो पदार्थ होते हैं, जो सॉल्यूट होते हैं, वही बार बार क्या होते हैं, रिपीट होते हैं, तो याद कर लेते हैं। जैसे यूरिया का 60 याद कर लो, यूरिया कितना 60, इसका H2SO4 का 98, सोडियम क्लोराइड का 58.5 याद हो जाता है। वैसे ही तो बार बार कलम चला नहीं कर सकता, नहीं तुरंत पुट कर देंगे, रख देंगे तुरंत। तो ये अप्रोच चलानी पड़ेगी। अब कभी कोई जिंदगी में कहे कि चलो H2SO4 का मोलर मास बताओ, तो बच्चों वाला सवाल नहीं, तुरंत कितना 98, दिमाग में रखना। नहीं याद हो रहा है तो बात दूसरी है, परंतु ये अभ्यास से इतनी अप्रोच लानी पड़ेगी। आज जो तुरंत बता देता है ना, इससे पता चल जाता है आदमी उस पर खूब अभ्यास किया है। मैं तुरंत पूछूं चलो बताओ H2SO4 का कितना मोलर मास होगा, तुरंत 98, इसका मतलब तुम खेल खेले हो, इस बात का भी प्रमाण मिलता है। तो इसे थोड़ी स्पीड आएगी आपकी न्यूमेरिकल्स में, स्पीड आएगी। हाँ लेकिन निकालना आना चाहिए। मान ली कोई दूसरा आ गया, जैसे मैं कहूँ एथिलीन ग्लाइकॉल, उसका मोलर मास कितना होगा, मैं कहूँ एथिलीन ग्लाइकॉल, उसका मोलर मास कितना होगा, C2H6O2 होता है इसका सूत्र, C2H6O2। अब इसका जो एक निकालो, तो C2H6 ये भी कई बार आता है, अक्सर आपके सिलेबस में इर्द गिर्द ही घूमेगा। तो अब निकालो, इसका कार्बन कितना होता है 12, 12 दूना के 24, हाइड्रोजन कितना है 6, एक हाइड्रोजन का 6 हो गया, 24 36, और ऑक्सीजन कितना होता है 16, 16 दूना के 32, कितना हो गया 24 36, कितना हो गया 62। इथिलीन ग्लाइकॉल का याद कर लीजिए कितना 62, ये पता था हमको लेकिन निकाले हैं। ये आपका एनसीईआरटी का एग्जाम्पल है, इथिलीन ग्लाइकॉल पर सवाल है, बोर्ड में भी एक बार पूछा है। तो ये सब याद होना चाहिए, अगर याद हो जाए तो बढ़िया है, लेकिन कोई बात नहीं। तो मैं बस ये बता रहा था कि ये मोलर मास का क्लियर, ये मामला क्लियर होना चाहिए। हो सके तो जो फेमस वर्ड हैं, पदार्थ हैं, उनका मोलर मास डायरेक्ट याद कर लो। बात समझ पा रहा हो। जैसे चीनी का कितना हो गया, मैं कहूँ चीनी का बताओ, मैं कहूँ सुक्रोज का मोलर मास बताओ तो कितना होगा, पता नहीं है 342। मैं कहूँ ग्लूकोज का बताइए 180, एकदम डायरेक्ट याद होना चाहिए। तो 4-5 ऐसे हैं, याद कर लो, निकालोगे तो निकल जाएगा। समझ पा रहे हो तुम लोग ऐसे। तो ये हो गया, क्या ये मोलर मास क्लियर हो गया, आणविक द्रव्यमान क्लियर हो गया, मोल क्लियर हो गया, समझ में आ रहा है ना। मैं लास्ट सवाल पूछ लेता हूं, चलिए कोई मुझे बता दीजिएगा, अगर मैं कहूं कि 580 ग्राम मैं आपको देता हूं सोडियम क्लोराइड, तो बताइए कितना मोल होगा, बताओ मोल कितना होगा। क्या करेंगे यहां पर 580 में किससे भाग दे देंगे 58.5 से, तो 58.5। अब इसको लगाना होगा, ठीक है ना। ऐसे भाग तो इतनी बार आएगा ना कि कलमियाँ चलाने का मन नहीं करेगा, लेकिन चलाना पड़ेगा, ठीक है।
चलिए अब हम आते, अब अपने टॉपिक पर आते हैं। अब टॉपिक क्या हुआ हम लोगों का? मोल अंश। ये टॉपिक ये होगा, मोल अंश। ठीक है, तो पहले मिटाते हैं, तो टॉपिक का नाम लिखते हैं मोल अंश। अभी मैं बताया हूं कि जो ये मोल अंश है इसका एक और नाम है, इसको क्या बोलते हैं? मोल प्रभाज बोलते हैं। मोल प्रभाज, इंग्लिश में इसे बोलते हैं मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन, तो ये आज का टॉपिक। अब मोल फ्रैक्शन क्या होता है जरा समझो। एक बात बताओ, हम बिलियन के प्रकार में पढ़े थे घटकों की संख्या के आधार पर, तो हमारी कोशिश रहेगी कि हम किस पर ध्यान देंगे? बाइनरी सॉल्यूशन पर। किस पर? बाइनरी सॉल्यूशन। बाइनरी सॉल्यूशन का मतलब क्या हो गया? द्विअंगी बिलियन, जिसमें कितने कंपोनेंट हो? दो पदार्थ मिलकर के क्या बनाए? बिलियन बनाए। तो उसी पर हम बात करेंगे। अब समझते हैं कि मोल अंश क्या होता है ना। तो मान लो हमने कोई सॉल्यूशन बनाया, हमने एक सॉल्यूशन बनाया, और सॉल्यूशन किससे किससे मिलकर बनता है? सॉल्यूशन किससे किससे मिलकर बनता है? विलय और विलायक। तो कन्फर्म है कोई इसमें सैल्यूट होगा और प्लस क्या होगा? कोई सॉल्वेंट होगा। ठीक, कोई सॉल्वेंट है। हम जनरली देखा जाता है कि जो सैल्यूट होता है उसको बी से रिप्रेजेंट करते हैं, और जो सॉल्वेंट होता है उसे किससे? ए से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, बात समझ पाए? जनरली जान लीजिए, किसी का नाम हम नहीं दिया है, तो अक्सर देखा जाता है कि सैल्यूट को बी से, सॉल्वेंट को ए से। अब सुनो, मान लो कि हमने एक सॉल्यूशन बनाया है, और इस सॉल्यूशन में मान लो ए का मान लो कि कुछ मोल है, 3 मोल है मान लीजिए, थोड़ा समझाने के लिए 3 मोल। और मान लीजिए कि बी जो डाला गया है, बी का मान लीजिए 1 मोल है। कितना मोल है? 1 मोल। हो सकता है ना कोई सॉल्यूशन में कहो कि इसमें 3 मोल है। ये मोल के पर्सपेक्टिव से हम लोग देख रहे हैं, मोल के बेस पर देख रहे हैं। मैं ऐसा नहीं करूँगा 20 ग्राम ही है 30 ग्राम हुआ है ना, मोल से खेल रहे हैं, मोल में बता रहे हैं। तो मान लो कि एक सॉल्यूशन बना है और इस सॉल्यूशन में 3 मोल ए है, मतलब ए के 3 मोल डाले गए हैं और बी के 1 मोल, इन दोनों से मिलकर क्या बना है? सॉल्यूशन बना है। तो अब पूछा जा सकता है, चलिए काम करिए, ए का मोल अंश बताइए, बी का मोल अंश बताइए। सॉल्यूशन बना करके ये पूछा जा सकता है कि बताइए ए का मोल अंश कितना है, बी का मोल अंश। तो इसका मतलब ये होता है ना कि कुल अंश में से मेरा अंश कितना है, लेकिन किसकी भाषा में? मोल की भाषा में। कुल अंश में से मेरा कितना हिस्सा है, लेकिन किसे बताना है? मोल में। तो मान लो कुल मोल कितने हो जाएंगे? 3 1। अब जिसका मोल अंश पूछा जाए उसका अंश बताओ जो है कि, तो अगर मैं कहूं कि ए का मोल अंश बताओ, ए का मोल अंश। अच्छा एक सिंबल की बात कर लेते हैं। जनरली जो है हम ए का मोल अंश को, हम लोग मोल अंश निकालने जा रहे हैं ना, तो मोल अंश का सिंबल जो है बनाया जाता है ऐसे, एक्स नुमा होता है। कभी सुने इसका नाम क्या, सिंबल क्या है? काई। एक और होता है, ये क्या है? ईटा। ये क्या है? काई नहीं, इसको चाई भी बोलते हैं, है ना। तो अब देखो ये दोनों सिंबल यूज किए जाते हैं, तो हम लोग ये बनाएंगे, ठीक है, ये बनाएंगे। लेकिन हम लोगों का भाई इतना खतरनाक कौन बनाएगा? जाते जाते हम लिखते हम इसको क्या बना देंगे? एक्स बना देंगे। लेकिन आप मतलब वही समझिएगा, थोड़ा सा है सिंबल गलत हो जाएगा, परंतु आप इसका मतलब ये एक्स नहीं है, परंतु किसको रिप्रेजेंट कराएगा? मोल अंश को। ये क्या है? काई है। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? इस तरह से तो हम बनाएंगे एक्स, लेकिन आप समझेंगे वही सही सिंबल क्या होगा ये, क्योंकि ऐसे बनाने में जैसे लगता है जगह ज्यादा लेता है, तो ये सब बकवास नहीं तो सीधे सिंबल हम लोग बनाएंगे क्या? एक्स नुमा। ठीक है, तो अब चलिए रिप्रेजेंट कर लेते हैं। अब देखिए यहां पर मोल अंश को हम रिप्रेजेंट करेंगे किससे? एक्स से। जो भी बताया किताब में एक्स नहीं लिखा होगा, लेकिन एक्स जैसा दिखेगा, लेकिन एक्स नहीं बोलता है उसे। तो मान लो कि हमें इस सॉल्यूशन जो बनाया गया है, जो ये सॉल्यूशन बनाया गया है उसमें ए डाला गया और क्या डाला गया? बी डाला गया। अब इसमें प्रश्न ये पूछ सकता है कि चलिए काम करिए, ए का मोल अंश बताइए ना। तो तुम लोग जानते हो कि सर मोल अंश को आपके द्वारा बताया गया सिंबल के अनुसार एक से रिप्रेजेंट करते हैं। आप पूछा है ए का मोल अंश, तो एक्स आप क्या बोलेंगे? ए बोलेंगे। क्लियर हुआ? अब सुनो आगे बढ़ते हैं। जिसका मोल पूछेगा, मोल अंश जिसका पूछेगा, जिसका मोल अंश पूछेगा उसका मोल ऊपर,
उसका मोल ऊपर। एक बात और समझो, क्या हम मोल को किससे रिप्रेजेंट करते हैं? मोल से। कोई बता दे मोल का सिंबल क्या लिया जाता है? सिंबल, अच्छा ई कहाँ, बी कहाँ, सी कहाँ? अरे कोई बताए मोल का सिंबल क्या होता है? अरे सर यन होता है। मोल का सिंबल क्या लेते हैं? यन। क्लियर रहेगा ना? सिंबल का बड़ा गेम है इसमें। तो मान लो हमने कहा कि सुनो 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 ध्यान से, ए का कितना जो है कि ए का मोल अंश निकालना है, तो ए का कितना मोल है? 3 मोल। कुल मोल कितने हैं? 4। मतलब 3 + 1, 3 बटे कितना हो गया? 4। ये 3/4 आया है, ये मोल अंश आया है किसका? ए का। ऐसे प्रश्न ये भी हो सकता है कि काम करिए, चलिए यक्स बताइए, मतलब क्या बताइए? क्या बताइए? हाँ मोल अंश बताइए किसका? बी का। तो बताओ इसका मोल अंश क्या करेंगे? कितना मोल है इसका? 1 मोल। कुल मोल कितना है? 3 + 1 = 1 बटे कितना? 4। 1 बटे जो 4 आया वो क्या हो गया? मोल अंश किसका? बी का। समझ में आ रहा है? ठीक तो है जी, क्लियर हुआ? मतलब देखा जा रहा है कि कुल मोल में मेरा मोल कितना है, वही मोल अंश है ना? मान लो जो ये जो है कंडीशन है, ये मान लो ये हम कंडीशन जो लिए हैं, मान लो पहली कंडीशन है और सोल्यूशन कौन सा है? बाइनरी सोल्यूशन है। क्या है? बाइनरी सोल्यूशन, द्विअंगी विलयन। ठीक, मान लो कंडीशन हम ले लेते हैं, केस ले लेते हैं दूसरा, और मैं टर्सरी सोल्यूशन लेता हूं। टर्सरी, चलो ठीक है, टर्सरी सोल्यूशन। टर्सरी सोल्यूशन का मतलब क्या होता है नीतू? टर्सरी सोल्यूशन का मतलब 3 घटक रहेंगे, ठीक है ना? उसमें कितने कंपोनेंट? 3। ठीक है, तो मान लो एक हमने सोल्यूशन बनाया और इसमें मान लीजिए ए बी सी 3 कंपोनेंट बने। मतलब ये जो सोल्यूशन बना है, ये जो सोल्यूशन बना है, इसमें कितने कंपोनेंट? 3। ए बी सी डी हो गया? डी नहीं है। अब सुनो, मान लो हमने लिया ए का 1 मोल, ठीक है, बी का 2 मोल और सी का कितना? 3 मोल। ये होने के लिए कुछ भी हो सकता है। अब प्रश्न पूछ सकता है क्या? चलिए बताइए मोल अंश ऑफ ए, या पूछ सकता है मोल अंश ऑफ बी, मोल अंश ऑफ सी। तो कैसे निकालेंगे? यहां पर ए का मोल अंश निकालना है, तो इसका मोल कितना है? 1। कुल मोल कितना? 1 + 2 + 3, 3 2 5 1 6। कितना मोल अंश आ गया इसका? 1/6। अब बी का मोल अंश अगर पूछ दे तो बी का मोल कितना है? 2। अब कुल मोल अंश कितना? कुल मोल कितना है? 6। 2 बटे कितना हो जाएगा? 6। अगर सी का पूछ दे मोल अंश, तो इसका मोल कितना है? 3। इसका कितना है? 3। कुल कितना है? 6। तो ये जो 3/6, 2/6, 1/6 जो निकल रहा है बिलियन में जो कंपोनेंट है उसके मोल अंश निकाले जा रहे हैं, चाहे वो बाइनरी सोल्यूशन हो, चाहे वो टर्सरी सोल्यूशन हो, चाहे क्वाटरनरी सोल्यूशन हो, कोई भी हो, कोई भी सोल्यूशन हो। ठीक है, तो देखा जा रहा है कि मोल में हम लोग खेल रहे हैं, और टोटल मोल में मेरा मोल कितना है वही क्या है? मोल अंश है। समझ पाए? आसान है कि नहीं है? बता दोगे ना? ठीक है, अब सुनो एक कंडीशन और समझो। अगर मान लो कि कोई बाइनरी सोल्यूशन हो, चाहे टर्सरी सोल्यूशन हो, चाहे क्वाटरनरी सोल्यूशन हो, अगर सबके मोल अंश को जोड़ा जाए ना तो कितना आएगा? 1। दिमाग में बैठाना, चाहे बाइनरी सोल्यूशन हो चाहे टर्सरी सोल्यूशन हो, सबके मोल अंश को जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 1 आएगा। करके देखते हैं। जैसे मान लो यहां पर अगर x ऑफ a प्लस x ऑफ b अगर जोड़ा जाए तो बताओ x ऑफ a का मान कितना है? 3/4। यहां पर इसका कितना है? 1/4। बताओ 4/4 काट दिया तो कितना आ गया? 1। समझ में आ रहा है? जरा इस पर देख लेते, सर इस पर आता है। तो यहां पर मान लो x, यहां पर x ऑफ a प्लस x ऑफ b प्लस x ऑफ, मैं x बोल रहा हूं परंतु ये x होता, इसका मतलब क्या हो? अर्थ क्या हो? x मतलब मोल अंश,
अब कोई भी हो सकता है टीचर पढ़ाए या किताब में लिखा तो एक्स थोड़ा लिखेगा, हम अपने सुविधा के लिए एक्स मानते हैं, लेकिन समझेंगे क्या इसे, मोल अंश। क्लियर है? तो तीनों का जोड़ लीजिए ना, कितना है 1/6 प्लस 2/6 प्लस 3/6, 3 2 5 1 6, 6/6 कर देंगे, कितना आ जाएगा 1। तो क्या ये बात सही है कि अगर कोई सोल्यूशन है, आज सोल्यूशन में जितने भी कंपोनेंट हैं सबके कंपोनेंट का मोल अंश निकाला जाए और सबको जोड़ा जाए तो कितना आएगा 1 आना भी चाहिए, क्योंकि कुल में से जो है कि अपना अपना हिस्सा लिया जा रहा है प्रत्येक कंपोनेंट के द्वारा, तो सबको जोड़ने के बाद कितना बनेगा 1 ही तो बनेगा। ठीक है सर, इससे फायदा होगा कुछ, बहुत बड़ा फायदा होगा, क्योंकि मान लो कि ए का मोल और बी का मोल, ए का मोल अंश और बी का मोल अंश दोनों पूछ रहा है किसी सवाल में, सिचुएशन दिया है पूरा बनाया जो है कि सिचुएशन, बोला कि चलिए फला का और फला का मोल अंश बताइए, तो फायदा हो जाएगा ना, एक का तो निकाल लेंगे और दूसरे का, देखो हम लोग बाइनरी सोल्यूशन में ज्यादा बात करेंगे, दूसरे का उसी में से एक में से क्या कर देंगे, घटा देंगे। क्यों, जरा देखो, अगर एक्स ऑफ ए प्लस एक्स ऑफ बी बराबर बच्चों अगर 1 है, असिद्ध भी हो रहा है, तो इसका मतलब अगर मान लो ए का मालूम चल गया तो ए का कितना है 3/4, तो यहाँ पर रखेंगे 3/4। अगर मान लो बी का मुझे निकालना है तो एक्स ऑफ बी बराबर क्या हो जाएगा 1 माइनस एक्स ऑफ ए, ये तो हो सकता है ना। तो अगर मैं चाहूंगा तो एक्स ऑफ बी बराबर 1 माइनस एक्स ऑफ ए का मान कितना है 3/4, अभी गुणा कर दीजिए, 4 1 कम 4, 4 में से 3 जा 1, 1 कितना आ गया 4, बी का आया कि नहीं आया। क्लियर है? ये ए का भी निकाल सकते हो अगर बी का देगा तो ऐसे भी हो सकता है, फायदा बहुत बड़ा होने वाला है इससे। तुम लोग हो सकता है ये सोचोगे सर ये प्लस माइनस करने से अच्छा कि सीधे सीधे क्या करिए जोड़ दीजिए, लेकिन गलतफहमी है, क्योंकि सवाल ऐसे परोसे नहीं जाएंगे। आपको बस समझाने के लिए सिंपल सवाल बनाए हैं, कॉन्सेप्ट को समझाए हैं, वरना सवाल ऐसे बनेगा नहीं, सवाल बनेगा एकदम अजीब ही कहानी से। इसमें कई चीज आसान कर दिया हूं, ना ही किसी पदार्थ का मैं नाम लिया हूं, नहीं, ABCD बोल दिया और डायरेक्ट तुमको मोल दे दिया। लेकिन तुम लोग क्या सोच रहे हो, मोल देगा क्या सवाल में, कभी नहीं, मोल निकालना पड़ेगा। अब मोल निकालने का मतलब ये हो कि भाग देना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि मोल निकालने के लिए द्रव्यमान बटे आणविक द्रव्यमान, तो द्रव्यमान देगा और आणविक द्रव्यमान देगा, नहीं देगा आणविक द्रव्यमान नहीं देगा, नाम बता देगा, लो नाम बता देगा, हाँ, लेकिन सूत्र दे देता है, सूत्र दे देगा, द्रव्यमान दे देगा, तो तुझे मोल निकालना पड़ेगा। मोल निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, मोलर मास निकालना पड़ेगा, तो मोलर मास निकालो, उसके द्रव्यमान में भाग दो, डेसिमल में खेल खेलो, तो ये तो होगा। और सुनो, द्रव्यमान भी देने का उसका तरीका होगा, सुनो, द्रव्यमान भी देने का तरीका होगा। ये भी नहीं बोलेगा कभी कभी किलो है 10 ग्राम ही है 20 ग्राम हुआ ना, बोलेगा कैसे कि एथिलीन ग्लाइकॉल का 5% वेट बाई वेट है। अब बता 5% वेट बाई वेट है, तो 5% द्रव्यमान का है सर जी, तो अब तू पढ़ा है वेट बाई वेट का मतलब 5% वेट बाई वेट का मतलब 5 ग्राम क्या है, विलेय है, और 95 ग्राम क्या है, विलायक है। तो ऐसे सिंपल परोसे नहीं जाएंगे तो बहुत कठिन बन जाएगा। कठिन इसलिए बन जाएगा क्योंकि थोड़ा समय ज्यादा लगता है क्या करने में, डिवीजन करने में, गुणा करने में। समझ पा रहे हो तुम लोग? और जिसका डिवीजन और गुणा बहुत जल्दी हो रहा है तो उसके लिए कुछ भी नहीं है मोलंस। क्या मोलंस का कॉन्सेप्ट समझ में आया ना? चलिए एक जनरल फॉर्म बना लेते हैं और जनरल फॉर्म बात कर लेते हैं। पूरी बात अगर समझ में आई तो ठीक है, इसको मिटाते हैं, फिर एक जनरल फॉर्म बना लेते हैं, मिटाते हैं इसको। अब सुनो, मान लो जनरल फॉर्म बनाते हैं, वही हम बात किस पर करेंगे, सिर्फ बाइनरी सॉल्यूशन पर, ठीक है। अब बाइनरी सॉल्यूशन जरा देखो, सॉल्यूशन किससे मिलकर बनेगा, सॉल्यूशन मान लो सॉल्यूशन ए और बी से मिलकर बना है, ठीक है। ए का मान लीजिए बच्चों, ए का मान लीजिए कि एन ऑफ ए मोल है, मोल को एन से, तो ए का कुछ ना कुछ मोल होगा। मान लो ए का एन मोल है, एन ऑफ ए मोल है, और मान लीजिए बी का कितना है, एन ऑफ बी मोल है, मोल मालूम चल गया। अब यहां से जो है कि अगर पूछ दे कि चलिए बताइए मोल अंश ऑफ ए, तो क्या सूत्र बनाएंगे,
इसका मोल n ऑफ ए, कुल मोल n ऑफ ए प्लस n ऑफ बी, ये किसका निकल गया, x ऑफ ए। क्लियर हुआ। ऐसे अगर आपको x ऑफ बी निकालना होगा तो क्या हो जाएगा, इसका मोल n ऑफ बी, फिर हो जाएगा n ऑफ ए प्लस n ऑफ बी। बोलो समझ में आ रहा है, क्लियर हो गया। तो ये हो गया आपका जनरल फॉर्म। नोट में आपको क्या ध्यान देना है, नोट में क्या ध्यान देना है आपको कि हम ये लिखना होगा कि x ऑफ ए प्लस x ऑफ बी बराबर कितना होता है, 1। अब यहां से जिसका पूछेगा उसका निकाल लेंगे। अगर मान लीजिए यहीं से पूछता है कि चलिए x ऑफ ए का जो है कि मोल अंश निकालिए, अगर b का इतना है तो 1 में से क्या घटा देंगे, x ऑफ b। अगर ऐसा कर दे कि x ऑफ b का पूछे और कहे कि x ऑफ a का इतना है तो 1 में से क्या घटा दीजिए, x ऑफ a। तो ये 3 कंडीशन, बात समझ पा रहे हैं। मतलब किसी अगर कोई सॉल्यूशन बन रहा है, सॉल्यूशन में अगर सभी घटकों के मूल अंश को जोड़ा जाए तो कितना आता है, 1। क्लियर हो गया। तो ये चीजें, तो इसमें क्या परिभाषा लिखेंगे, बस वैसे उतार लीजिए, इसकी कोई परिभाषा पूछता नहीं है। परिभाषा इसमें बस वही थियरी बनेगी, इसका इतना मोल, इसका इतना मोल है तो कुल मोल बटे, ठीक है। आखिर लिखवा दें, लिखवाएं, लिखिए, बोल रहा हूं। लिखिए, देखिए कि किसी द्विअंगी विलयन में, किसी द्विअंगी विलयन में, किसी द्विअंगी विलयन में विलयन के दो घटक, विलयन के दो घटक, विलयन के दो घटक विलेय बी तथा विलायक ए है, विलेय बी सिंबल के साथ तथा विलायक कैपिटल ए है, ठीक है। तो विलयन के प्रत्येक घटक का मोल अंश, विलयन के प्रत्येक घटक का मोल अंश, प्रत्येक घटक का मोल अंश, मोल अंश, प्रत्येक घटक का मोल अंश, उसके मोल, उसके मोल तथा विलयन के कुल मोल के अनुपात के बराबर होता है, कुल मोल के अनुपात के बराबर होता है। कुल मोल के अनुपात के बराबर होता है। सही है ना, बिल्कुल परिभाषा खत्म। वही बोले थियरी में बस थोड़ा बहुत लिखना पड़ेगा, तो इसको नोट कर लीजिए, ठीक है। उसके बाद सवाल परोसते हैं। चलिए अभी मोल अंश पर ही आधारित एक सवाल करते हैं। तो क्वेश्चन लिखिए, देखिए एथिलीन ग्लाइकॉल, क्वेश्चन, एथिलीन ग्लाइकॉल C2H6O2 सूत्र होता है। कुछ लोग कंफ्यूज होंगे कि सूत्र लिखें कि नाम लिखें, तो हम कह रहे हैं कि दोनों लिखिए। पहली बार है ना, अगली बार जब आएगा तो सूत्र। एथिलीन ग्लाइकॉल C2H6O2 के मोल अंश की गणना करो, मोल अंश की गणना करो। यदि विलयन में, यदि विलयन में
C2H6O2 का, यदि विलयन में C2H6O2 का C2H6O2 का 20% द्रव्यमान उपस्थित हो, %20 द्रव्यमान उपस्थित हो, लगाइए और मोल अंश बताइए। किसका बताना है मोल अंश? एथिलीन ग्लाइकॉल का। अब इस सवाल को देखिए, करिए, सोचिए कैसे लगेगा। चलो समझते हैं हम लोग। चलिए अब सेंटेंस को शालीनता के साथ पढ़ते हैं और उस पर अमल करते हैं। क्या पूछा है? एथिलीन ग्लाइकॉल का मोल अंश ज्ञात कीजिए। मतलब कुल मिला जुला कर सर हम इतनी बात से ये समझ रहे हैं कि मोल अंश C2H6O2 का पूछ रहा है, सही है। फिर आगे क्या कह रहा है? मतलब सुनो, कह रहा है कि यदि विलयन में C2H6O2 मतलब एथिलीन ग्लाइकॉल का कितना %? 20% द्रव्यमान उपस्थित हो। तो 20% द्रव्यमान को मतलब समझ रहे क्या दिया हुआ है? क्या दिया है बता? वेट बाई वेट। अब 20% का मतलब ये हुआ, अब आप निकालते हैं 20% वेट बाई वेट किसका दिया है? C2H6O2 का सॉल्यूशन है। समझाया था ना क्या सॉल्यूशन? तो इसका कितना मीनिंग हो गया? 2। इसका मतलब ये कि मान लो कि अगर विलयन 100 ग्राम है तो 100 ग्राम में जो है कि 20 ग्राम क्या होगा? तब विलय बोले तो कौन? C2H6O2। क्लियर हो गया। और 80 ग्राम क्या होगा? विलायक होगा, सॉल्वेंट। तो सॉल्वेंट नहीं दिया तो क्या मान लेंगे? जल, मतलब H2O। क्लियर हो गया। पूछा यह है कि मोल अंश बताइए किसका? एथिलीन ग्लाइकॉल का। तो एक बात बताओ, अगर एथिलीन ग्लाइकॉल का C2 छोटा लिख रहा है ना, मोल अंश C2H6O2 का अगर मोल अंश चाहिए तो बता, ये एथिलीन ग्लाइकॉल का मोल C2H6O2 का मोल बटे C2H6O2 का मोल प्लस वाटर का मोल। बोल सही है। ये करना पड़ेगा ना, ये तो करना ही पड़ेगा, क्योंकि अभी बताए हैं इसके पहले कि मोल अंश निकालने के लिए मोल बटे कुल मोल। तो ये बाइनरी सॉल्यूशन है। कौन सा सॉल्यूशन है? बाइनरी सॉल्यूशन है। तो हम यहाँ पर C2H6O2 इसलिए लिख रहे हैं ताकि ये पता चले कि ये C2H6O2 का मोल है। और यहाँ पर मैं W लिख दिया तो W का मतलब क्या है? वाटर का मोल है, बस समझने के लिए। अब यहाँ पर समझो, इसका मतलब ये हुआ कि इसका मोल अंश बताने के लिए सबका मोल निकालना जरूरी है, तो सबका मोल निकालिए। हाँ, अभी बोले हैं कि जब सॉल्वेंट नहीं दिया रहेगा, कहाँ पर क्या गड़बड़ हो गया? C2H6O2 ये, अरे गलती हो गया है जी, C2H6O2 लिखना चाहिए था, C2H6O2। अब क्लियर है? अब सुनो ध्यान से। अब देख पा रहे हैं कि मोल अंश निकालने के लिए एथिलीन ग्लाइकॉल का मोल निकालना होगा और जल का भी क्या निकालना होगा? मोल निकालना पड़ेगा इस इंफॉर्मेशन के जरिए। तो मोल निकालते हैं अब। तो यहाँ पर मोल किसका पहले निकाल लें? W का। वाटर का मोल निकालें। तो वाटर का मोल निकालने के लिए क्या होगा? द्रव्यमान बटे आणविक द्रव्यमान। तो अगर हम H2O का अगर आणविक द्रव्यमान निकालें तो कितना हो जाएगा? 18, 16 2 18। द्रव्यमान कितना है? 80। तो मुझे मोल निकालना पड़ेगा अगर वाटर का, तो 80 बटे कितना होगा? 18। भाग दिए हो? कितना आया है? भाग दिए हो? कितना आया है? 0.322। क्लियर? ये आएगा।
इसी प्रकार जो है कि मोल निकालना पड़ेगा किसका, एथिलीन ग्लाइकॉल का, C2H6O2 बराबर क्या हो जाएगा यहाँ पर बता 20 बटे कितना, एथिलीन ग्लाइकॉल का कितना होता है C2H6O2 का निकालें कितना आता है 62, तो यहाँ पर रखिए 62, दो काटिए, किससे कटेगा, कटेगा किसी से, हाँ 2 से काटेंगे, 2 दहा पर 20, 2 3 6 2 1 कम 2, मतलब कितना हो गया 10 बटे 31, तो 10 में 31 का भाग देंगे तो कितना आएगा 3.1 आया है। C2H6O2 का कितना हो गया 20, मोलर मास कितना हो गया 62, क्या भाग दिए हो तुम लोग, अरे भाई भाग जाएगा नहीं, दशमलव बढ़ाएंगे, कुछ गड़बड़ लग रहा है मुझे, कितना है 20 बटे कितना हो गया 62, तो दशमलव लगाएंगे तो क्या कितना हो जाएगा 100, तो 100 तो कितनी बार जाएगा, लगभग 3 बार जाएगा, 3 3 3 बार जाएगा, तो दशमलव के बाद 0.3 समथिंग आएगा, तो इसका निकालेंगे तो 0.322 मोल आएगा, करके देख लेना, ठीक है, कल करके देखना ही आएगा कन्फर्म, 0.322, ये क्या हो गया, गड़बड़ हो गया, अरे नहीं सर, इसका आएगा 0.33, तो हटो, सब गलती हो गया, फिर से तो निकालते हैं किसका, मोल निकालना पड़ेगा किसका, एथिलीन ग्लाइकॉल का C2H6 क्या हो गया O2, इसका मोल निकालेंगे तो मोल बराबर क्या, द्रव्यमान कितना दिया है 20, अब मोलर मास कितना है 62, तो 20 में 62 का भाग देंगे तो वही मान लीजिए काटेंगे तो 2 दहा पर 20, और 2 से काटेंगे तो कितने बार 31 गुना के 62, 10 में 31 का भाग जाएगा नहीं जाएगा, तो 10 दशमलव लगाइए, 0 बढ़ाइए 100 हो जाएगा, तो 100 में 31 का भाग देंगे तो लगभग कितनी बार जाएगा 3 बार, तो हो जाएगा यहाँ पर 3, ऐसे निकालेंगे तो 0.322 आएगा, ये किसका मोल निकला है एथिलीन ग्लाइकॉल का। फिर यहाँ पर C2H6O2 हो गया, अब किसका निकालना पड़ेगा वाटर का, तो वाटर का निकालेंगे तो चलिए निकालते हैं, वाटर का इधर कितना हो जाएगा 80, 80 बटे कितना 18, भाग कितनी बार जाएगा 18 रहेगा ना, कितनी बार 18 चौक 72, 4 18 चौक 72, अब कितना बचा 8, भाग जाएगा नहीं, दशमलव लगाएंगे 0, फिर 18 चौक 72, फिर 18 चौक 72, 18 मतलब ऐसे 4.444 ऐसे आता रहेगा, तो ये निकल गया आपका मोल किसका वाटर का, बस रख दीजिए यहीं पर, तो मोल अंश C2H6O2 का मोल अंश निकालेंगे तो इसका कितना हो गया 0.322, अब बड़े कितना हो गया कितना किसका इसका उतना ही है 0.322 प्लस 4.444 हो गया, तो जोड़ेंगे 0.322, अब बटे कितना हो जाएगा, जोड़ो 4 2 6 4 2 6 4 3 7 .4, दशमलव से दशमलव क्या हो गया हट गया, तो हो गया 322 बटे कितना 4766, काट देंगे तो आ जाएगा 0.068, ये हो गया किसका मोल अंश एथिलीन ग्लाइकॉल का, ठीक है हो गया आंसर। अब ऐसे लिख लीजिए x का C2H6O2 का कितना आ गया मोल अंश 0.068, अब भाग आपको दे लीजिएगा, ठीक भाग देंगे तो फिर ये हो गया क्लियर। अच्छा भाई तब इसी सवाल में एक चीज और मैं जोड़ देता, मैं कहता हूं चलिए एक काम करिए, एथिलीन ग्लाइकॉल का मोल अंश तथा विलायक का भी मोल अंश बताइए, इसमें मैं अगर जोड़ देता तो क्या विलायक का मोल अंश निकालने के लिए क्या तुम ऐसे ही संघर्ष करते का, -1 एक में से माइनस कर देते, अगर मान ली इसका ये आया है तो मान लो अगर मैं इसमें जोड़ दूं, हम लोग जानते हैं कि x a प्लस x b बराबर कितना होता है, एक a बोलते विलायक होता है, तो विलायक कौन है, विलायक कौन है जल है, तो W हो गया, अब विलेय कौन है C2H6O2 बराबर कितना हो गया 1, तो मोल अंश इसका निकाले हैं, अगर विलायक का पूछता मतलब वाटर का पूछता तो x यहाँ पर x आप ये W बराबर हो जाएगा 1 माइनस x आप C2H6 क्या हो जाएगा O2, तो यहाँ से x आप W बराबर 1 में से क्या घटा दीजिए 0.068 घटा दीजिए तो कितना आ जाएगा, घटाइए सर कितना आएगा, चल देख आई 1 है
यहाँ पर दशमलव है, यहाँ पर चाहेंगे तो इच्छा के अनुसार 0 बढ़ा सकते हैं। अब बता, यहाँ पर दशमलव है, लगा दे, 0 है लगा दे, 6 है लगा दे, 8 है यहाँ पर लगा दे। अब घटा दे, 10 में से 8 जा 2, आया 9 हुआ, 9 में से 6 जा 3, यहाँ पर 9 हुआ 9, यहाँ पर क्या हो गया 0। जा, क्या बढ़िया लगाते हो, घटाना कि हमको पड़ गया बताना। हाँ ठीक है, बहुत बढ़िया। अब एक काम कर लो, अब इसे उतार लो। हाँ चलिए, एक सवाल और दे देते हैं, उसके बाद जो है ठीक। हाँ तो तैयार हो एकदम, बिल्कुल तैयार हो? हम भी तैयार हैं। कोई बात नहीं, जो इस सवाल को नहीं लगा पाया वो दूसरा मौका दिया जा रहा है, देखते हैं कौन लगा लेता है। एकदम 20 सतर्क, अलर्ट लगाओ। लिखिए, 1 बिलियन में बेंजीन का, 1 बिलियन में बेंजीन का 1 बिलियन में बेंजीन का 30 द्रव्यमान प्रतिशत, 30 द्रव्यमान प्रतिशत बेंजीन का सूत्र चाहिए। हाँ ये भगवान, 1 बिलियन में बेंजीन C6H6 का 30 द्रव्यमान प्रतिशत कार्बन टेट्राक्लोराइड में, कार्बन टेट्राक्लोराइड में घुला हुआ हो तो, घुला हुआ हो तो, घुला हुआ हो तो बेंजीन के मोल अंश की गणना कीजिए, बेंजीन के मोल अंश की गणना कीजिए।